आदरणीय विशाल जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मंचासीन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री मिठाईलाल भारती जी, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी आदरणीय विशाल वर्मा जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेतागण और सबसे महत्वपूर्ण मेरे सामने समाज के वो जागरूक साथी जो समाजवादी पार्टी के इस मुहिम में भाग लेकर ऐसी व्यवस्था को खत्म करने के प्रयास में हमारे सामने बैठे हैं, मैं आप सभी का समाजवादी पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। इस कार्यक्रम के आयोजक को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जो इतने शॉर्ट नोटिस पर इतना सफल कार्यक्रम आयोजित किया, उसके लिए वो भी बधाई के पात्र हैं। केपी यादव जी का धन्यवाद इस कार्यक्रम को आयोजित कराने के लिए। आज समय का अभाव है, मेरा प्रयास ये रहेगा कि कम समय में अपनी पूरी बात रखूं। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। लोकतांत्रिक देश भारत एक संविधान से चलता है जिनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें बना कर दिया। संविधान वो हमारा वो इमारत है जिसके नीचे हम सभी लोग ये चाहते हैं कि इस देश में मानवता बेहतर हो। मानवता बेहतर होने के लिए सबसे जरूरी चीज है शिक्षा बेहतर हो, और उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो। इन दो चीजों की आवश्यकता दुनिया के हर किसी को है। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई अनपढ़ है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई पिछड़ा है, कोई अगड़ा है, कोई दलित है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, सबको उसकी जरूरत है। आज की जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, हमें समझना होगा कि बाबा साहब ने जो इमारत बना के दी, इतनी सुंदर इमारत पूरे दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा। भारतीय संविधान जैसा संविधान पूरे दुनिया में कहीं नहीं है। उसे सहेजने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। जैसे घर एक बार जब बनता है, बढ़िया से बढ़िया घर हो, उसके मरम्मत की आवश्यकता होती है, देखरेख की आवश्यकता होती है, उसमें कहीं ना कहीं हम पीछे जा रहे हैं। जब हमारे संविधान के अधिकार खत्म होंगे, जब आरक्षण खत्म होगा, तो हमारे अधिकार खत्म होंगे और हम अपने आप पीछे चले जाएंगे। दुनिया की कोई मैकेनिज्म, कोई तरीका नहीं है जो हमें आगे ले आ सके। जो प्रहार करने वाली सरकार है, एक तरफ जब प्रहार करती है तो आपका ध्यान भटकाने के लिए कोई दूसरा तरीका उसके पास होता है, वो बताती है। जैसे आरक्षण खत्म करने का सबसे आसान तरीका है निजीकरण। निजीकरण कर दो, आरक्षण खत्म हो गया। अब निजीकरण करने के लिए कहती है सरकार कि हम शिक्षा व्यवस्था अच्छा करने के लिए निजीकरण कर रहे हैं। अब शिक्षा व्यवस्था निजीकरण से कितनी अच्छी होती है। हर किसी के घर में बच्चे हैं, पढ़ते हैं, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के माध्यमिक से लेकर के हायर एजुकेशन तक की शिक्षा आप लोग लेते हैं। एक आईआईटी की तुलना किसी देश के इंजीनियरिंग कॉलेज से करिए। सिर्फ एक आईआईटी की तुलना पूरे देश में जितने इंजीनियरिंग कॉलेज बने हैं, बड़ा से बड़ा ग्रुप हो, बड़ा से बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आप उसकी तुलना करिए तो आप देखोगे अगर आईआईटी को 100 नंबर देंगे तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज को 0 भी दे तो शायद ज्यादा होगा। फिर भी हम उस व्यवस्था में आ जाते हैं। तो हम अगर इसको बदलेंगे नहीं तो शायद मुश्किल होगा। कुछ भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी योजनाएं होती हैं जो हमें लगता है कि क्षणिक फायदे की हैं, पर जब उसके लंबे नुकसान को आप कभी आकलन करेंगे, बैठकर देखेंगे, वो पर्दा अगर हटेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कब्र खोदने का काम किया है। जैसे उदाहरण के लिए आपको 5 किलो राशन चाहिए या एक सरकारी नौकरी चाहिए। 5 किलो राशन की कीमत जोड़िए आप, सरकारी नौकरी के 1 महीने की तनख्वाह के बराबर पूरे जिंदगी भर का राशन नहीं होगा। फिर भी हम इसमें बटते हैं और वो नतीजे हमें दिखते भी हैं। अगर आप ऐसा बटोगे
तो भैया सल्फास भी 10 ही रुपये में मिलता है और ज़िंदगी की कीमत आप जानते हैं, उसको ले लेता है। तो अगर सल्फास सस्ते में मिले बटे तो हमें खाने की ज़रूरत नहीं है। इंसान होने के नाते, बुद्धिजीवी होने के नाते हमारा और आप सबका ये फर्ज है, जो लोग इस षड्यंत्र को नहीं समझ पा रहे हैं उन्हें बताने की आवश्यकता है कि ये जो षड्यंत्र है आपको शिक्षा से दूर रखेगा। ये लोग तो चाहते ही हैं कि अगर हम नाली साफ करते थे तो आने वाले समय में नाली ही साफ करते रहें। ये ऐसी इनकी मंशा है, इनकी मानसिक विकृति है। मैं संस्थाओं में जाता हूँ, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मुझे पता है कि इनके अंदर की सोच कैसी है। आप सभी लोग जानते होंगे 2017 में जब समाजवादी पार्टी से सरकार गई, उस समय मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया जाता है। आप समझिए, आप इनके बराबर बैठते हैं तो इनको तकलीफ होती है, अच्छी शिक्षा लेते हैं तो इनको तकलीफ होती है, अगर आपका कोई अच्छा इलाज हो जाए तो इनको तकलीफ होती है। ऐसे लोग आपके बारे में क्यों सोचेंगे? आप अपने बारे में सोचिए, सही समय पे सही फैसला लीजिए, नहीं आने वाला समय जो डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में 10 साल, केंद्र में भी 10 साल, बाबा साहब ने अपने जीवन में जितनी मेहनत करी थी सारी मेहनत को इन्होंने बराबर कर दिया। आज पिछले 2-3 सालों से ईडब्ल्यूएस के आरक्षण में, हायर एजुकेशन में जितनी नौकरियां ईडब्ल्यूएस को मिल गई उतनी नौकरियां पिछड़ी जाति को पिछले 75 साल में नहीं मिली जितनी ईडब्ल्यूएस को अभी मिल गई। तो इनका षड्यंत्र है। आप किसी भी परीक्षा को देख लीजिए, पीसीएस की परीक्षा होती है, लोअर की होती है, आप देखोगे ईडब्ल्यूएस की मेरिट कम होती है, पिछड़ी जातियों की मेरिट ज्यादा होती है। यही लोग पहले कहते थे कि मेरिट से समझौता नहीं होना चाहिए। जो आरक्षण का विरोध करते थे इसी कमरों में बैठकर, वो आरक्षण की मूल भावना ही नहीं समझते। आरक्षण की मूल भावना सामाजिक पिछड़ापन है, शैक्षिक पिछड़ापन है, ना कि आर्थिक पिछड़ापन है। उस मूल भावना के साथ खिलवाड़ हुआ, संविधान में संशोधन हुआ। ऐसे पता नहीं कितने और संशोधन हो जाएंगे जिससे हम गुलामी की तरफ चले जाएंगे। असली लड़ाई क्या है? असली लड़ाई ये है कि पहले हम बाहर के गोरों से लड़ते थे, अब भीतर के गोरों से आपको लड़ना ही होगा। आज नहीं कल लड़ना होगा। इनके पास अलग अलग तरह की तरकीबें आती हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं वंशवादी व्यवस्था को खत्म करना है, जातिवादी व्यवस्था को खत्म करना है। साथियों, मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा उदाहरण शायद आपके समझ में आ जाए। अगर कोई अपनी संस्कृति की बात करता है, अपनी विरासत की बात करता है, तो आप मुझे बताइए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बन गए थे तो किसके कहने पे गए थे? अपने पिता की आज्ञा के अनुपालन में वो बन गए थे। अवध की पूरी जनता रो रही थी कि ऐसा कोई राजा नहीं हो सकता, आपको नहीं जाना होगा, आप राज चलाइए, आपके बिना हम रह नहीं पाएंगे। लेकिन पिता के आज्ञा के अनुपालन में बन चले गए। क्या ये वंशवाद है कि नहीं है? पिता की बात तो मान के गए हो, जनता की तो माने ही नहीं। दूसरी बात मैं बताता हूं आपको, उनके भाई लक्ष्मण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के साथ ही चले गए थे। ये मैं भगवान राम के आदर्श की बात कर रहा हूं, जो लोग करते हैं, जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो लक्ष्मण जो वन में गए थे वो अपने भाई की वजह से गए थे। क्या ये भाई भतीजावाद नहीं था? अगर हमारे उनके संस्कार ही हमारी संस्कृति है तो वो लोग भी तो यही करते थे। मैं भरत की बात करता हूं, भरत चटाई पर सोते थे। किस लिए सोते थे? कि भगवान राम के सम्मान में सोते थे वो। ये बात तो यही लोग कहते हैं, मैं तो कहता नहीं। तो अगर वो लोग भाई भतीजावाद करते थे, इसका मतलब कि हमारी संस्कृति में भी भाई भतीजावाद था। जो व्यक्ति अपने भाई का नहीं हो सकता, जो व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु में उनकी तेरहवीं में ना जाए, अंतिम संस्कार में ना जाए, वो व्यक्ति संस्कारी है। और जो अपने पिता के साथ रहे वो वंशवादी है। आपको सोचना होगा कि आप कह क्या रहे हैं, वो आपको समझा क्या रहे हैं और समझना क्या है। तो तर्क, अगर आप तर्क संगत करेंगे तो आप मुझे बताइएगा। लक्ष्मण चले गए, अपनी पत्नी को छोड़ के चले गए। आप मुझे बताइए कि क्या पत्नी का अपमान नहीं था? वो क्यों छोड़ के चले गए? लेकिन किस लिए गए? भाई के लिए गए। तो वो लोग संस्कार पर ज्ञान देते हैं, संस्कृति पर ज्ञान देते हैं, राष्ट्रभक्ति पर ज्ञान देते हैं,
जिनको ना पिता का सम्मान आए, ना पत्नी का सम्मान आए, ना भाई बहन का सम्मान आए, फिर समाज का सम्मान कहां से आएगा? अपने इस गंदी मानसिकता को राष्ट्रवाद कह के एक बहुत बड़ा रैपर फैला देते हैं, जिसपे कोई बोलेगा तो राष्ट्र विरोधी हो जाएगा, समाज विरोधी हो जाएगा। तो ये सारी ताकतें आपके साथ प्रहार कर रही हैं। इन ताकतों को समझो, पहले समझने के बाद उसे रोकने का प्रयास करो और पूरी ताकत से रोको। अगर जरूरत पड़े तो और भी करने की जरूरत पड़े तो उसको भी करो, नहीं तो रुकने वाले नहीं हैं। इनकी मानसिकता ऐसी है कि जैसे ही आप इनके बराबर बैठोगे इनको बिल्कुल ही पसंद नहीं आएगा। तो साथियों, समय का थोड़ा अभाव है, बस आपसे छोटा सा निवेदन इतना है, अभी चुनाव आते रहते हैं। लोकतंत्र में चुनाव ही एक ऐसा पैमाना है जिसे पता चलता है कि इस देश और प्रदेश की जनता किस तरह के व्यक्ति को देश की जिम्मेदारी देना चाहती है। अगर आप अडानी के मित्र को दे देंगे तो आपके खेत तो बेचेंगे, जो उपजेगा उसको भी बेचेंगे, आप फीस देने जाएंगे स्कूल में वहां भी बेचेंगे। ऐसी कोई जगह नहीं बचेगी जहां बेचेंगे नहीं, सब बेचेंगे, लेकिन बताएंगे राष्ट्र हित में मैंने बेचा। चाइना भारत के बॉर्डर में तकरीबन 2000 वर्ग किलोमीटर घुसा हुआ है। ये बात पता नहीं कितने युवा जानते हैं कि नहीं जानते हैं। 2000 किलोमीटर चाइना घुसा हुआ है 2014 के बाद, और ये सैटेलाइट से पूरी दुनिया देख रही है। जो मोदी जी कहते हैं, अमित शाह जी कहते हैं, दूरबीन लगा के देखो। जब पूरी दुनिया सैटेलाइट से देखती है कि चाइना भारत के बॉर्डर में 2000 वर्ग किलोमीटर घुसा हुआ है और 56 गुणा 2 इंच की छाती कुछ नहीं कर पा रही, तो इससे देश का सम्मान बढ़ने की बात करते हैं। जब विदेशों में जाकर कहते हैं प्रधानमंत्री जी ये तो मेरा दुर्भाग्य है, 2015 की बात मैं बता रहा हूं, सियोल में उन्होंने जब भाषण दिया था, ये मेरा दुर्भाग्य है कि हम भारत जैसे देश में पैदा हुए, उसे भारत का सम्मान नहीं घटता भारतीय जनता पार्टी की नजरों में। तो आज खासकर जो युवा साथी बैठे हैं, आप सभी की जिम्मेदारी है और अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति आपकी जवाबदेही भी है। अगर आपके माँ बाप ने आपको अच्छी शिक्षा दी, अच्छा संस्कार दिया, तो आने वाली पीढ़ी को हम क्या देंगे? अगर आप नहीं देंगे तो मुझे लगता है कि आप अपने के साथ बेईमानी तो कर ही रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के साथ भी कर रहे हैं। तो साथियों, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वाहिनी और विस्तृत जानकारी आपको देंगे, विस्तार से बताएंगे, संगठन के बारे में बताएंगे। बस आपसे छोटा सा निवेदन यह है कि हर व्हाट्सएप पर आई हुई चीज़ सच्ची नहीं है, उसके बारे में एक बौद्धिक नागरिक होने के नाते आप उसको देखिए, पढ़िए, समझने का प्रयास करिए। और बाबा साहब ने जितना दिया है उसके आगे नहीं बढ़ा सकते हैं तो हम कम से कम उसे बचा के तो रखें। बचाने की जिम्मेदारी उठाइए कि बाबा साहब ने जितना दिया था, 27% आरक्षण ओबीसी को मिलता है, 54% की आबादी है, ऐसा ऊपर से मिलता है। और आज मैं कहता हूं, टीना ढाबी जैसे लोग यूपीएससी परीक्षा में टॉप करते हैं और मेरिट की बात करने वाले फिर कहे कि AWS का आरक्षण चाहिए। आप दोगले लोगों से आप सवाल पूछिए, क्या दलितों में लोग टॉपर नहीं है? क्या पिछड़ी जातियों के लोग टॉप नहीं करते हैं? ये लोग बेईमानी नहीं जानते हैं, इनके अंदर कम्युनिटी नहीं है। किसी ऑफिस में जाके देखिए, आज जिलाधिकारी के यहाँ देख लीजिए, RTO के यहाँ देख लीजिए, बाकी कहीं और देख लीजिए, काम करने वाला व्यक्ति अगर मिलेगा उसे पूछना जाके जाति, मेरा रोज सामना होता है। आप सचिवालय में भी चले जाइएगा, अगर दलित समाज का है और पिछड़े समाज का है तो बेचारा कुर्सी पे बैठता है और दूसरे साहब होंगे तो 5 बार पान खाएंगे, पहले जाके सुबह खाएंगे, दोपहर खाएंगे, शाम को खाएंगे, और मिलोगे कहाँ? पान की दुकान पे ही मिल लेना भैया। तो ये लोग कभी इस तरह से समझौता नहीं करते अपने काम से, ये लोग काम करने वाले लोग हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के दावे करती है, आप दावे को जाके देखिए। पुलिस का जो फोन है, हर किसी की चालान काट रहे हैं। आपकी गाड़ी कहाँ खड़ी है, क्यों खड़ी है, किस परिस्थिति में है, कोई मतलब नहीं। अगर फोटो खींच गई तो चालान कट गया। आखिर कानून व्यवस्था नाम कोई चीज होती है। अगर पुलिस शोषण करना शुरू कर देगी हमारा और आपका, तो काहे की कानून व्यवस्था? तो भारतीय जनता पार्टी जिस बात का दावा करती है, क्योंकि समय नहीं है, चाहे कानून व्यवस्था की बात करे, चाहे महंगाई की बात करे, चाहे और कोई बात करे, शिक्षा व्यवस्था की बात करे, किसी भी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल है। कानून व्यवस्था में दलितों के साथ अपराध बढ़े हैं, महिलाओं के साथ अपराध बढ़े हैं,
बच्चों के साथ अपराध बढ़े हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिकॉर्ड कहता है, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं। नीति आयोग कहता है 22 प्रदेशों की सूची में उत्तर प्रदेश 22वें स्थान पर है, और कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, सब बढ़िया चल रहा है। भाई अगर भारत सरकार का नीति आयोग कहे कि उत्तर प्रदेश फिसड्डी है, फिर भी ये प्रचार में बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में सब बढ़िया चल रहा है। 36 लाख करोड़ का निवेश आ गया। निवेश की परिभाषा पता नहीं, निवेश के लिए क्या क्या एमओयू साइन करके क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं वो पता नहीं। ऐसे दावे करेंगे कि अगर कोई कंपनी लगाए तो एक विंडो के नीचे सारी व्यवस्था दे देंगे 2 मिनट के अंदर। एक दिन आप एजुकेशन लोन लेने चले जाइए अपने बच्चे के लिए, तब आपको पता चलेगा कि सरकारी तंत्र कैसा है। आरटीओ ऑफिस में अगर कोई डीएल बनवा दे, मैं गारंटी कहता हूं आज योगी आदित्यनाथ जी भी अगर चले जाएं, वो डीएल नहीं बनवा सकते बिना पैसे के। पूरे उत्तर प्रदेश में किसी आरटीओ ऑफिस में चले जाइए आप। कचहरी का हाल आप लोग जानते हैं, जो जानते होंगे, जूते के जाते हैं पर वहां कुछ नहीं होता। 50 रुपए इनको चाहिए, 100 रुपया उनको चाहिए, 200 रुपये इनको चाहिए। आज घूस का लेवल 500 की जगह 2000 की नोट से कम नहीं है। कहीं भी चले जाइए आप, दरोगा आएगा उसे 10,000 चाहिए, नोएडा में तो 50 चाहिए। कोई केस आएगा फर्जी नाम डाल देंगे, 10 लाख रुपया लेंगे निकालने का। तो ये सारे गोरखधंधे चल रहे हैं। तो इसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। आपके मूल अधिकार क्या है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अंतिम बात बस इतनी है कि अगर 2024 के चुनाव में दलित पिछड़ा यूनाइट होके अगर भारतीय जनता पार्टी को नहीं रोका, तो इसका मतलब हम और 50 साल पीछे चले जाएंगे। इस बात को हम अपने दिमाग में बैठा लें, और इसके ही आधार पर ये मत सोचिए कोई आपसे कहने आएगा कि आप इनके लिए काम करिए। आप उनके लिए नहीं, आप अपने लिए करिए, अपने आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए करिए, अपने व्यवसाय को बचाने के लिए करिए, अपने बिजनेस को बचाने के लिए, कुछ भी है आप उसके लिए एक बार एक फोरम पे आ जाइए। उसके बाद जब ये चली जाएगी भारतीय जनता पार्टी, तो फिर अंदर की बातें हम सरट लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों, आप सभी लोगों ने इतनी संजीदगी से मुझे सुना, मैं आप सभी का तहे दिल से आभारी रहूँगा। मेरा नाम प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव है, मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, सामाजिक कार्यों में रुचि है। अगर आपको मेरे लायक कोई सेवा लगे तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ले लीजिएगा। कभी आवश्यकता पड़ेगी आप फ़ोन करिएगा तो मैं हाजिर हो पाऊँगा, जितनी मेरी पहुँच में रहेगा उतना काम कराने की गारंटी लेता हूँ। बाकी दुनिया बहुत बड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।